Hello, I am Shivi Saxena, TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School. Today I am taking class 7th portion civics, chapter number 2, institutional representation of democracy. This was our chapter and students यहाँ हम बहुत सारी explanation को समझ चुके थे। तो बच्चों आप फर्स्ट चैप्टर में तो आपने ये देखा था कि डेमोक्रेसी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की डेमोक्रेसी के बारे में हम लोगों ने समझा था, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है, चल चुका है डेमोक्रेसी क्या है बहुत अच्छे से अगर आपने एक्सप्लेनेशन सुन रखी है तो। अब जरा सा हम सेकंड चैप्टर में जो भी कुछ पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, क्या है, मतलब कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन है हमारे डेमोक्रेसी के, तो बहुत सारे हैं, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज, कोएलिशन गवर्नमेंट, ये सारी चीजें हमारी इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत आती हैं बच्चों, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है आप सभी को पता चल चुका होगा क्योंकि आपको ये बताया जा चुका है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये अधिकार होता है कि हम अपने इतना अधिकार रखते हैं कि हम अपने वोट को खुद दे सकते हैं, जिसको मर्जी हो हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमें अधिकार दिया और हमें इसी को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंतर्गत लाते हैं। फिर आपने देखा था कि इलेक्शन क्या होता है। इलेक्शन जो हम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जिसको हम सही समझे उसे हम इलेक्ट करें रिप्रेजेंटेटिव को, और हम उसे अपना लीडर बनाना पसंद करें, वो हमारे इलेक्शन के अंतर्गत आता है। इसमें आपने बहुत सारे तरीके देखे थे कि वोट, एक पर्सन को सिर्फ एक ही वोट देने का अधिकार होता है और चाहे वो किसी भी दर्जे का हो, कोई भी हो, लेकिन हर वोट की अपनी वैल्यू सेम होती है, ये भी आप देख चुके थे। फिर आपने देखा था कि जनरल इलेक्शन क्या होते हैं, बाय इलेक्शन क्या होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन क्या होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके थे इसमें, ठीक है। जनरल इलेक्शन वो कहलाते हैं जो कि 5 इयर्स अकॉर्डिंग टू जो टर्म होता है आपका पूरा कंप्लीट होने के बाद जो इलेक्शन होते हैं 5 इयर्स के बाद, क्योंकि अपने इंडिया में जो टर्म है वो 5 इयर्स के बाद ही आता है, तो इसलिए इसको 5 इयर्स के बाद जो इलेक्शन होते हैं वो हमारे जनरल इलेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, बाई इलेक्शन आपने देखा था जब कोई मेंबर पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का अचानक उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो रिजाइन दे देता है, उसके लिए इलेक्शन किए जाते हैं, वो सडन कोई ऐसी, मतलब 5 इयर्स से पहले ही, ठीक है, तो वो हमारा बाई इलेक्शन के अंतर्गत आता है। फिर आपने मिड टर्म इलेक्शन देखा था, वो क्या था कि वो ये होता है किसी रीजन से प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर लोकसभा के या स्टेट असेंबली के लिए उस पद के लिए जो इलेक्शन करते हैं, सडनली जो करवाए जाते हैं, उसको कहा जाता है मिड टर्म इलेक्शन, ठीक है, मतलब टर्म के बीच में ही इलेक्शन हो जाना वो कहलाता है, ठीक है। तो आप ये सब चीजें देख चुके थे। और इसके अलावा आपने देखा था कि कैंपेन क्या होता है। कैंपेन वो होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इलेक्शन के लिए खड़े हो, इलेक्शन में खड़े होने के बाद में कौन कौन से प्रोसीजर स्टार्ट हो जाते हैं जब आपको परमिशन मिल जाती है। तो परमिशन मिलने के बाद में आप क्या करते हैं कि रैलियां निकालते हैं। रैलीज निकालने के साथ साथ आप प्रोपेगेंडा बहुत सारा करते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं अपने को जिताने के लिए, लोगों से वादे करते हैं और लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि वो अगर सत्ता में आ जाते हैं, मतलब वो जीत जाते हैं, तो वो जो भी कुछ आपसे कह रहे हैं वो पूरा करके दिखाएंगे। तो ये सारे विश्वास दिलाने के बाद तभी इंसान उनको वोट देगा। तो ये सारे जो प्रोसीजर होते हैं, मतलब इलेक्शन से पहले से लेकर के लास्ट तक जो एडवर्टाइजमेंट्स के जो तरीके होते हैं, वो सारे हमारे कैंपेन्स के अंतर्गत आते हैं। रिक्वायरमेंट्स फिर आपने पढ़ी थी कि इलेक्शन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर आपने देखा था कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या काम होता है, जिसको कि प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, ठीक है, आप ये देख चुके थे। फिर आपने देखा था इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपको बताई गई थी, कहाँ कहाँ पर है, मुंबई, राजस्थान, बहुत सी जगह हमने इसमें देखा था। फिर आपने देखा वही इलेक्शन कैंपेन्स, है ना, रैलीज निकालना, अपने लिए भाषण देना, लोगों को इकट्ठा करना,
और उनको समझाना, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर आपने इसमें देखा था पोलिंग बूथ पर क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी उससे होती है। फिर इसके बाद जब आपके और आगे बढ़ते हो तो डिक्लेरेशन होता है, रिजल्ट निकलता है इलेक्शन का, वो भी आप देख चुके थे। ऑब्सोल्यूट और सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, इसके बाद फिर आप आगे आ गए थे, इसमें फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट आपने देखा था। इसमें आपने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज देखी थी। अपने इंडिया में तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी हैं, है ना, लेकिन अदर कंट्रीज हैं जैसे कि आपका वहां पर इतना नहीं है ना। हमारे कंट्री में क्या है, बहुत सारी अलग अलग पार्टीज बनी हुई हैं, लेकिन चाइना में देखो सिंगल पार्टी सिस्टम है, और इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में देखेंगे तो वहां पर 2 पार्टी सिस्टम है, और इसके अलावा अदर कंट्रीज में, इंडिया में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, इस तरह से आप देखो अपने यहाँ तो बहुत सारी पार्टीज है, ये हमने आपके साथ में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद फिर हम आ गए थे कोएलिशन गवर्नमेंट, जिसमें हमने बहुत सारी जानकारी ली थी कि कभी कभी क्या होता है, सिंगल पार्टी जो होती है मेजोरिटी में आ जाती है ना, और ऐसे ओकेजन में 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज होती हैं, वो उसको ज्वाइन कर लेती हैं और वो उसके साथ में चलने लगती हैं। ये कहलाता है कोएलिशन गवर्नमेंट। मतलब कोई पार्टी अगर जीत जाती है तो उसके वोट ज्यादा होते हैं, तो उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, कि उसके साथ जुड़ने से वो भी आगे बढ़ने लगते हैं। इसको कोएलिशन कहते हैं, मतलब कोऑपरेशन के साथ में आगे बढ़ना। ठीक है, फिर आपने देखा डेमोक्रेसी इन इंडिया, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी किस तरह से चलती है, तो ये भी आपको क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम अपने चैप्टर को आगे ले गए थे डेमोक्रेसी इन इंडिया में। फिर देखा था हमने हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत सारी स्ट्रॉन्गर, और ज्यादा हम इसको डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बना सकते हैं। वी नीड द फॉलोइंग। अगर हम ये सारी चीजों को अपने अंदर अपने एज ए सिटीजन होने के नाते उन सबको जिम्मेदारियों को उठा लें तो आखिर क्या है ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सो हम देखते हैं इसमें किस तरह से हम अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रांगर बना सकते हैं। ठीक है, तो बस यही आज के लिए हमारा रह गया था, इसको हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। ठीक है, जैसा कि आपको इसके टॉपिक से पता चल रहा होगा, रेस्पॉन्सिबल मतलब अपनी जिम्मेदारियों को मानने वाला, समझने वाला, सिटीजनशिप मतलब अपने नागरिकता को समझने वाला, वो कहलाता है रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। डेमोक्रेसी में जहां पीपुल इलेक्ट किए जाते हैं या लीडर बनता है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों, है ना, और उसको इलेक्ट कौन करता है, हम ही सब करते हैं। इफ पीपुल हैव टू मेक द राइट चॉइस, अगर हम लोग अपनी चॉइस को सही कर लें, अच्छा बना लें, दे हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो हम एक अच्छे सिटीजन कहलाएंगे। फॉर दिस इट इज नेसेसरी टू द इंडियन सिटीजन, इसके लिए क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा जरूरी काम कैसे हो सकता है, हम इंडियन सिटीजन को क्या करना पड़ेगा, हमें एजुकेट होना पड़ेगा, मतलब हमें शिक्षित होना पड़ेगा, और हमें अवेयर होना पड़ेगा, मतलब जागरूक होना पड़ेगा अपने वैल्यूज के प्रति, अपनी इम्पोर्टेंस के प्रति। हम अपने वोट को लेकर के जागरूक हों कि हम अपने वोट की कितनी वैल्यू समझ पा रहे हैं, ये चीज हमें जानना जरूरी होगा। और सिटीजन्स हु डू नॉट नो द पावर ऑफ द वोट, अगर जो सिटीजन अपनी पावर वोट की नहीं समझ पा रहे हैं, टू चेंज द फेट एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री, वो क्या करेंगे, अपने फ्यूचर जो कंट्री का है उसको वो बिगाड़ रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। गिव इन ए करप्ट प्रैक्टिसेस लाइक द सेलिंग ऑफ देयर वोट्स, और क्या करते हैं, वो अपने वोट को सेल कर देते हैं, मतलब दूसरी जो लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है वोट्स की, वो उनके वोट को खरीद लेते हैं और वो उसको बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। ये जो प्रैक्टिस होती है, इससे क्या होता है, करप्शन बढ़ता है, मतलब भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो हमें सबसे पहले तो बेटा हमारी जो फर्स्ट जो जिम्मेदारी बनती है, वो फर्स्ट जिम्मेदारी होती है कि हम अपने आप को एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन समझ के चलें, तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग बन सकती है। सेकेंड है गुड लीडर्स। कैसे हम गुड लीडर बन सकते हैं, तो समझते हैं उसको। टू लीड ए ह्यूज डेमोक्रेसी लाइक आवर्स वी नीड स्ट्रांग, गुड एंड ऑनेस्ट लीडर्स, पीपल हु पुट नेशनल इंटरेस्ट अहेड ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। जो लोग लीडरशिप में आ जाते हैं, ठीक है, जो लोग चुनाव में जीत जाते हैं, उनको अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें नेशनल इंटरेस्ट पर ध्यान देना चाहिए। लोग क्या करते हैं, आजकल क्या होता है, जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो लीडर क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी पॉकेट्स भरते हैं,
ढेरों पैसा उनके पास होता है और वो उसे चाहे किसी भी जरिए से कमाए, लेकिन उनके पास बहुत सारा इलीगल मनी भी होता है और लीगल मनी भी होता है। ये नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने कंट्री के बारे में सोचना चाहिए, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, मतलब नेशनल इंटरेस्ट के बना के रखना चाहिए, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट हम अपना बनाएं। सिंस दे रिप्रेजेंट द पीपल इन द कंट्री, और वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा उनको समझना चाहिए। दे शुड हैव द वेलफेयर ऑफ द नेशन क्लोज टू देयर हार्ट, और पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ उनको अपने राष्ट्र की वेलफेयर सोचनी चाहिए, उसका अच्छा सोचना चाहिए। इफ पर्सनल इन्फ्लुएंसेस, मनी एंड मस्कल्स, पावर्स टेक ओवर, डेमोक्रेसी फेल्स टू बी इफेक्टिव। क्या होगा अगर हम अपने पर्सनल इश्यूज को लेके प्रभावित करेंगे इन चीजों को, तो डेमोक्रेसी क्या होगी? इफेक्टिव होगी और धीरे धीरे फेल हो जाएगी। लीडर्स मस्ट बी मोरली स्ट्रांग। लीडर्स जो होते हैं, जो नेता होते हैं, उनको नैतिकता के साथ स्ट्रांग होना पड़ेगा। मोरली मतलब अपने मन से सोचना होगा उस चीज को, नैतिकता के साथ उस स्ट्रांग बनना पड़ेगा। विद ए डिजायर टू सर्व द पीपुल, लोगों की पूरी तरह से सेवा करनी होगी। पॉलिटिशियंस हु आर नॉट मोरली साउंड, जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना स्टूडेंट्स, जो राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन मीन्स राजनीतिज्ञ जो होते हैं, वो अगर मोरली मतलब मानसिक रूप से अगर वो साउंड नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, मेक इलेक्शन प्रोमिसेस दैट आर नॉट ऑलवेज केप्ट, वो कोई भी ऐसे प्रॉमिस नहीं करते हैं जो कि वो पूरे ना कर सकें, वो वही प्रॉमिस करते हैं जो कि पूरे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गुड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए गुड लीडर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इंडियन डेमोक्रेसी और ज्यादा मजबूत होने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है और होना चाहिए, इसीलिए हमें बताया जाता है छोटे स्टैंडर्ड में, अभी आप मात्र 7th क्लास में है, लेकिन आपको इतनी बड़ी बातें समझाई जा रही हैं जिससे कि आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएं कि एक लीडर कैसा होना चाहिए अपने देश को चलाने के लिए। थर्ड है आपका पब्लिक ओपिनियन। मतलब पब्लिक ओपिनियन मीन्स हम जो पब्लिक हैं, हमारे जो विचार होते हैं वो किस तरह से। पब्लिक ओपिनियन इज द ओपिनियन और व्यू ऑफ ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी और वेरियस इश्यूज ऑफ पब्लिक कंसर्न। क्या होता है? जो पब्लिक ओपिनियन होते हैं मतलब लोगों की सोच, इसको क्या कहते हैं? लोगों की सोच जो होती है वो कैसी होनी चाहिए? वो हमें ये बताती है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी को हम बिलोंग करते हैं, उसमें बहुत सारे इश्यूज किस तरीके के चल रहे हैं। पब्लिक कंसर्न बहुत जरूरी होती है उन चीजों को जानने के लिए। दिस इज एन ओपिनियन नॉट जस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये विचार होते हैं, ओपिनियन होता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी के बारे में जानना। इट इज एन ओपिनियन दैट इज शेयर्ड बाय सेवरल पीपल। ये वो ओपिनियन होते हैं, विचार होते हैं जिसमें कि बहुत सारे लोगों के विचार शेयर होते हैं, शामिल होते हैं। ऑल ऑफ whom होल्ड दिस ओपिनियन फर्मली। इसमें बहुत सारे लोगों का दृढ़ता के साथ विचार जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई और निर्णय ले लिया, कल आप बदल गए, दूसरा निर्णय ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओपिनियन बिल्कुल फर्म होना चाहिए। ठीक है, फर्म माने पक्का, मजबूत। फॉर पब्लिक ओपिनियन टू डेवलप, पब्लिक ओपिनियन के लिए कैसा होना चाहिए? डेवलपमेंट। अगर पब्लिक ओपिनियन टू डेवलप द पीपल शुड बी लिटरेट। अगर पब्लिक ओपिनियन के डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए? लिटरेट होना चाहिए। लिटरेट मीन्स साक्षर, इलिटरेट मीन्स निरक्षर, इलिटरेट मीन्स बिना पढ़े लिखे, और लिटरेट मीन्स पढ़े हुए, साक्षर। ठीक है, तो सबसे जरूरी होता है कि हमें लिटरेट होना चाहिए, हमें एजुकेटेड होना चाहिए। फॉर ए डेमोक्रेसी टू बी इफेक्टिव, अगर आप डेमोक्रेसी को इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो द electorate should be capable of analyzing and understanding the problems the nation faces। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है उस प्रॉब्लम्स को लेकर के वो सारी समझनी चाहिए, उनको फेस करना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ये बहुत जरूरी होता है जानना, व्हाट इज बेस्ट फॉर द बिगर गोल। अच्छे गोल को पाने के लिए क्या सही तरीका है। A literate public would be better equipped
to form a correct nation about the government and its functioning. एक लिटरेट पब्लिक मतलब पढ़ी लिखी जो जनता होती है ना, वो करेक्ट ओपिनियन दे सकती है गवर्नमेंट के फंक्शन के लिए. पब्लिक ओपिनियन कैन बी ए वेरी पावरफुल टूल इन ए डेमोक्रेसी. देखिए, डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, प्रजातंत्र, है ना. और डेमोक्रेसी हम ही ने बनाई है, हमारे लिए बनाई गई है. और अगर हमारे इसलिए डेमोक्रेसी को क्या कहा जाता है, लोगों का पावरफुल टूल होता है. डेमोक्रेसी के लिए पब्लिक ओपिनियन जो होते हैं, लोगों के विचार जो होते हैं, ये बहुत पावरफुल टूल बन सकता है डेमोक्रेसी में. इफ द पब्लिक यूनाइट्स एंड राइजेज इट्स वॉइस ऑन एन इशू. अगर लोग अपनी आवाज उठाना शुरू कर दें तो द गवर्नमेंट परफोर्स हैज टू लिसन टू इट. तो क्या होगा, गवर्नमेंट को उसकी बात सुननी ही पड़ेगी. दो द गवर्नमेंट डज और इंस्टेंसेज इग्नोर पब्लिक ओपिनियन इफ इट फील्स इट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री टू डू सो. अगर ऐसा लगता है गवर्नमेंट को कि ये हमारी कंट्री को आगे तक ले जा सकते हैं, बहुत बड़ा इंटरेस्ट इसमें बना सकते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट को आगे कदम बढ़ाती है. अगर आपके अंदर परफॉर्म करने की अच्छी क्षमता है, आप उसको समझ सकते हो तो. ठीक है, तो ठीक है बच्चों. इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आपका आता है टॉलरेंस. ठीक है, क्या है टॉलरेंस? इट इज नोन फैक्ट. ये हमें फैक्ट बताती है दैट आवर नेशन इज ए मल्टी रीजनल, मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चरल लैंड. हमारा जो राष्ट्र है, जो हमारा देश है, वो मल्टी रीजनल है. मतलब यहाँ पर बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारी कल्चर है हमारी लैंड पर, हमारी अर्थ पर. ठीक है, तो ये हमें बहुत सारी चीजों को दर्शाता है. सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इज नो इजी टास्क. इन सब में इंटरेस्ट जगाना अपना कोई भी बहुत कठिन काम नहीं है. ए डेमोक्रेसी विच इज द रूल ऑफ द मेजोरिटी. डेमोक्रेसी क्या है? एक साथ चलने वाला रूल है मेजोरिटी के साथ. शुड नॉट फॉरगेट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी. इसमें किसी भी तरह का माइनॉरिटी को लेकर के इंटरेस्ट अपने मन में जगाने की कोई भी जरूरत नहीं होनी चाहिए. ऑन ए कंट्रेरी इट शुड एंश्योर देयर वेलफेयर. और ये हमें क्या जगाता है? हमारी सुरक्षा देता है. वेलफेयर हमारे हित में बात करता है. टू एंश्योर दिस द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेकुलर डेमोक्रेसी. हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि इंडिया हमारा सेकुलर डेमोक्रेसी है. फॉर दिस टू हैपन ऑल ऑफ अस शुड कल्टिवेट टॉलरेंस एंड लर्न टू रेस्पेक्ट वन अनदर. हमें अपने अंदर सहन शक्ति रखनी चाहिए और एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए. ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये हो गया आपका थर्ड. इसके बाद आपका आता है फोर्थ पॉइंट, इक्वलिटी. ठीक है, इक्वलिटी क्या है बेटा? आपको समझ में आ रहा होगा. इक्वलिटी कहते हैं समानता को, इक्वल, है ना. इक्वल से वर्ड बना है हमारा इक्वलिटी. ठीक है, तो आप इक्वलिटी में क्या देखने वाले हो, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको. वी ऑलरेडी नो दैट डेमोक्रेसी रेस्ट ऑन टू पिलर्स. हमें सबको पता है कि डेमोक्रेसी दो खंभों के ऊपर खड़ी हुई है. पिलर्स किसको कहते हैं? दो स्तंभ को. वो है, एक इक्वलिटी है, दूसरा जस्टिस है. इक्वलिटी हाउएवर डज नॉट स्टॉप विद पॉलिटिकल इक्वलिटी एज इन गिविंग ऑल सिटीजन्स द राइट टू वोट. इक्वलिटी जो होती है ये पॉलिटिकली हमें ये दर्जा दिलाती है, हमारा स्थान बनाती है कि हम सभी सिटीजन सेम हैं और हमारे पास राइट है वोट देने का. इट इंक्लूड सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल इक्वलिटी. इसमें सारे जो हैं इंक्लूड होते हैं, जिसमें आपका सामाजिक, आपका इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल सारे क्वालिटीज इसके अंदर आती हैं. इंडियन सोसाइटी इज फुल ऑफ इनइक्वलिटीज. हमारा जो भारतीय समाज है पूरी तरह से इनइक्वलिटीज को अपनाता है. ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर बाय द रिच. देखिए, शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं इनइक्वलिटीज को अपनाता है. मतलब कहने का ये है कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी है ये पूरी तरह से इनइक्वल है. मतलब लोगों के साथ
भेदभाव करने वाला है। कैसे? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर, जो ऑफ द पुअर बाय द रिच। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो गरीबों के लिए, गरीबों को परेशान करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं पुअर्स को। वीक बाय द पावरफुल, और जो कमजोर हैं वो क्या करते हैं? कमजोर जो होते हैं वो किसके द्वारा परेशान किए जाते हैं? वो पावरफुल लोगों के द्वारा परेशान किए जाते हैं उनको। लोअर कास्ट बाय अपर कास्ट। अब कास्ट को ले लें तो जो ऊंची कास्ट के होते हैं वो नीची कास्ट के लोगों को जो है डाउन करने की कोशिश करते हैं। और लीड इन इक्वलिटीज, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? इन इक्वलिटीज के अंतर्गत आती हैं। ओनली इफ द डिफरेंसेस बिटवीन पीपल एंड परपेचुएट दीज इनइक्वलिटीज आर रिमूव्ड। अगर ये केवल डिफरेंसेस जो हैं खत्म हो जाएं लोगों के बीच में से, तो क्या होगा? रिमूव हो जाए ये इनइक्वलिटीज हमेशा के लिए। कैन वी होप टू फॉर्म ए स्टेबल सोसाइटी एंड ए स्टेबल नेशन। तो क्या होगा? हमारा एक अच्छा समाज बन सकता है, सुरक्षित समाज और स्टेबल नेशन। हमारा बहुत अच्छी आसपास का समाज और राष्ट्र दोनों ही बहुत अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें ये आपका बताया गया था कि किस तरह से लोगों के अंदर अगर ये सारी चीजें हैं तो वो एक अच्छा लीडर बनने के लायक है। अगर उसके पास ये सारी क्वालिटीज हैं तो वो इन सब चीजों को अपनाता है तो वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। अदरवाइज अगर ये क्वालिटीज नहीं है, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वालिटीज अगर उसके अंदर नहीं है तो वो एक अच्छा लीडर बनने के लायक नहीं है। तो इस तरह से इस चैप्टर में आपने बहुत सारी चीजें देखी और आपने ये देखा कि इस चैप्टर में कितनी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे और क्या हमें अपनाना चाहिए, क्या हमें छोड़ना चाहिए, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में देख चुके हो। ठीक है, फिर से एक बार टॉपिक्स को देखते हैं। यूनिवर्सल लेटरल फ्रेंचाइज, इलेक्शन, इसके बाद फिर रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर इलेक्शन, इसके बाद इलेक्शन कमीशन, फिर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्शन कैंपेन, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ऑब्सोल्यूट एंड सिंपल मेजोरिटी, आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, after that political parties, then coalition government and democracy in India, responsible citizen, good leader, public opinion, tolerance, equality. If these qualities will gain a good person, then after that he can maintain ourselves a good citizen. अगर उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं एक लीडर में, तो वो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को ज्यादा मजबूत कर सकता है, स्ट्रांग कर सकता है, अगर ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर हैं तो। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था बच्चों। अब आप इस चैप्टर में से क्वेश्चंस निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, हार्ड वर्ड्स निकालेंगे। आफ्टर दैट यू विल राइट द क्वेश्चंस एंड हार्ड वर्ड्स। आफ्टर दैट आई विल गिव यू द exercise of this chapter. Question answer, filling the blanks, true false, MCQs, value based question. These are the exercise. This is the exercise for you. I will give you the PDF of this chapter. Okay? जब आपको PDF मिल जाएगा तब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सारा कुछ करेंगे अपनी नोटबुक पर। बहुत सुंदर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करोगे बच्चों, जिससे कि वो अच्छा लगे। आपको लिखेंगे तो भी आपकी नोटबुक अच्छी लगेगी। मैं जब करेक्शन करूंगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना, खुश रहना, खुश रखना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।